अच्छा, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दें। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जो है इसको हम देखेंगे, इस दफ़ा भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं पाकिस्तान की। तो इसको हमने बेसिकली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखना है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये क्या है, इसके बेसिक इसके फीचर्स क्या हैं और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? जैसे इंसान सोशल होता है उसी तरह से स्टेट्स भी सोशल होती है। कोई भी स्टेट अगर वो ये चाहे कि वो अकेली सर्वाइव कर ले, कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टेट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। ये जो इंटरेक्शन है ये कैसे होता है, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी। कि आप दूसरी स्टेट्स के साथ किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर ताल्लुक आप इस्टेब्लिश करेंगे, ये फॉरेन पॉलिसी होती है। इसके अंदर ये तय किया जाता है कि ये बेसिक एरियाज हैं, इनके ऊपर हमें फोकस करना है। लाइक नेशनल सिक्योरिटी आपका प्राइमरी एक फोकस होता है, आपका प्राइमरी फोकस इकोनॉमी होता है आपकी। तो इसी तरह से आपकी आइडियोलॉजी होता है। तो आपने अपने कुछ मोटिव्स तय किए होते हैं, फिर उन मोटिव्स को आपने परस्यू करना होता है। किस वे में परस्यू करते हैं, दैट इज द डिप्लोमेसी। जो आप ये सारे रिलेशंस को मैनेज करते हैं, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी। आपने तय कर दिया कि आपने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं बनने देना, कश्मीर को आपने पाकिस्तान के हिस्सा बनाना। तो अब ये क्या है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अब आप कश्मीर की कॉज को लड़ेंगे कैसे, वो क्या है, वो डिप्लोमेसी है। कि आप इंडिया के साथ मुज़ाकरात करेंगे, वो भी एक डिप्लोमेसी है। आप इंडिया को थ्रेट करेंगे, वो भी एक डिप्लोमेसी है। तो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है कि एक स्टेट्स कैसे इंटरनेशनल लेवल पे बिहेव करती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपनी प्रायोरिटीज को सेट करती है, कैसे उनको अचीव करती है। फिर जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है थ्रू डिप्लोमेसी। तो ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी का टूल क्या है जिसके जरिए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो क्या है, वो डिप्लोमेसी है। तो हमारा फोकस जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर फॉरेन पॉलिसी और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं वो बताएं, या ये कि आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इवेल्युएट करें। ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान इसके अलावा ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक। हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स को हम इंटरनल और एक्सटर्नल दो वेज में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर हैं कि जो हमारी पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हम कैसी पॉलिसी बनाएंगे ये कौन डिफाइन करता है, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स इसको कंट्रोल करते हैं। इंटरनल की अगर हम बात करें, सबसे पहले आइडियोलॉजी। पाकिस्तान आपको पता है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और हमारी आइडियोलॉजी क्या थी जिस बेसिस पे हमने इसको बनाया था, दैट वाज टू नेशन थ्योरी। मुसलमान जो है वो एक अलग नेशन। तो क्योंकि हमने इस बेस पे, एक आइडियोलॉजी की बेस पे इस स्टेट को हासिल किया था, तो फिर हमने अब इस आइडियोलॉजी को परस्यू भी करना है। कैसे परस्यू करना है कि पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हमने पढ़ा था कि हमने ये भी तय किया है कि हमने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर यूनिटी को हमने प्रमोट करना है। जी बेटा, रिकॉर्डिंग भी होगी लेक्चर की। तो आइडियोलॉजी हमारे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में ये भी शामिल है, जिसकी बेस पे हमने ये तय किया कि हमें मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना है। फ़लस्तीन की कॉज को हम सपोर्ट करते हैं, किस लिए कि वो भी मुस्लिम। फिर ज्योग्राफी जो है ये इंटरनल में भी आता है और ये एक्सटर्नल में भी आता है। अभी क्योंकि हम इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो इसको इंटरनली हम डिस्कस करते हैं कि आप किस जगह पे लोकेटेड है। हम करंटली साउथ एशिया में लोकेटेड है, और समंदर के साथ हम हमारी जो सिचुएशन है ये समंदर के बिल्कुल साथ है। हम लैंड लॉक कंट्री नहीं है। और ये जो खिता है इसने मतलब इसका वेदर कैसा है, इसका वेदर जो है वो नॉर्मल है। जो हमारे साथ समंदर है, ये समंदर बिल्कुल पूरा साल ये नेविगेबल वाटर ये कहलाते हैं।
तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारी जियोग्राफी का भी इम्पैक्ट है कि हम किन ममालिक के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे लोकेटेड है। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है इसमें हमारे पास क्योंकि हर तरह का मौसम अवेलेबल है। पाकिस्तान की जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये खिता जो है ये ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी हम बनाते हैं, उसकी बेस पे फिर हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं दैन आप उसको सेल करते हैं ना, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकली हम देखें तो पाकिस्तान में डेजर्ट्स भी हैं, पाकिस्तान में प्लेन्स भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में माउंटेन्स भी हैं। तो सियाहत के लिए भी ये इलाका बड़ा आइडियल है। तो हम सियाहत को प्रमोट कर रहे हैं और टूरिज्म डिप्लोमेसी के थ्रू हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि टूरिज्म के थ्रू हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो और दुनिया में हम जैसे स्विट्जरलैंड में टूरिज्म की बेस पे अच्छा खासा इनकम जनरेट करता है तो हम भी वो करें। तो ये जियोग्राफी का इंटरनल फैक्टर है। फिर इसका एक्सटर्नल फैक्टर भी, एक्सटर्नल फैक्टर को हम आगे चलकर देखते हैं। फिर हिस्ट्री कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हिस्ट्री भी मैटर कर रही है। हिस्ट्री जो है, एक तो ये कि आपकी नेशन की क्या हिस्ट्री है। बेटा ये माइक जिसका भी ऑन है काइंडली ऑफ करें। आपकी नेशन की क्या हिस्ट्री है मैटर करता है। हिस्टोरिकली हम देखें तो हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ एक स्ट्रगल का शिकार रहे हैं। तो फिर जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे उनके साथ हॉस्टाइल रिलेशंस जो हैं वो आगे चलते रहे। एक चीज़। दूसरा ये कि आप जो अभी हम अगर बात करें तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। उनकी तरफ जो हमारी पॉलिसी होती है वो हॉस्टाइल होती है। चाइना की तरफ अगर हम अपनी पॉलिसी की बात करें तो फ्रेंडली होती है। अमेरिका की तरफ अगर हम अपनी बात की पॉलिसी की बात करें तो वो स्केप्टिकल होती है, डाउटफुल होती है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये क्यों ये चीज़ें ऐसी होती हैं? क्योंकि इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब रखा है, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को परस्यू करता है, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखता, बस अपना इंटरेस्ट उसका खत्म होता है तो उसके बाद वो पीछे हट जाता है। तो क्या है, हिस्ट्री भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसके मेजर डिटर्मिनेंट्स में शामिल है। फिर आती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कि हमारी सोसाइटी जो होती है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सोशल भी होता है, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी। फिर उसके मुताबिक वो जो इसकी पॉलिसियाँ होती हैं उसके ऊपर ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करें सोशल की, तो ये जो एक हमारी सोसाइटी है ये बेसिकली एक एग्रेरियन सोसाइटी है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी सोसाइटी है इसमें मजहब का बड़ा रोल होता है। ज्योग्राफी जो है बेटा मैंने बताया कि इंटरनल भी और एक्सटर्नल, इसका ज्यादा फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर होता है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। फिलहाल इंटरनल में हम इसको माइनर लेवल पे देखते हैं। माइनर लेवल कैसे है कि पाकिस्तान की जो यहाँ की लोकेशन है इसके मुताबिक ये एग्रीकल्चर के लिए आइडियल कंट्री है। तो हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करने के लिए फिर उस तरह के ममालिक के साथ अपने रिलेशन भी स्टैब्लिश करते हैं। एक चीज़। सेकंड ये कि पाकिस्तान के अंदर जैसे पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, सारा कुछ बीचेस भी हैं। तो हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि हम अपनी टूरिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करते हैं। तो ये तो मतलब माइनर लेवल पे इसकी बातें हैं। जो मेजर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे इसकी बातें हैं उसमें हमारा डिफरेंस आ जाता है, वो हमारे इसको डिस्कस करते हैं जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था डोमेस्टिक पॉलिसीज। डोमेस्टिक पॉलिसीज आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की डोमेस्टिक को, तो हमारी जो सोसाइटी है ये रिलीजियस सोसाइटी है। अब हमने ये देखा जब फ्रांस ने मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो इस सोसाइटी में अच्छा खासा एक रिएक्शन आया है फ्रांस के अगेंस्ट। अब उस रिएक्शन की बेसिस पे अगर हुकूमत चाहे भी फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करना, या प्राइम मिनिस्टर चाहे भी उसने विजिट करना है फ्रांस का, तो वो नहीं करेगा। या फ्रांस का कोई शख्स यहाँ पे आना चाहे तो वो नहीं आएगा, इसलिए कि अवाम का प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा, ज़्यादा प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा।
फिर इसी तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, अगर आप एक पॉलिटिकली आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लिबरल आपकी पॉलिसीज है, तो फिर आपके जो रिलेशन होंगे वो लिबरल स्टेट्स के साथ होंगे। अगर आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप आ जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में जैसे डिक्टेटरशिप आती है, तो क्या होता है, सबसे पहले वो जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो आपके साथ रिलेशंस को डिस्कनेक्ट कर देती है, और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका अच्छा खासा प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है। फिर आपकी जो पॉलिसी होती है वो डिफेंसिव हो जाती है। आप ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ आप एक अच्छे रिलेशंस को आप इस्टेब्लिश करें। जब भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप आती है तो अमेरिका की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको हम इमीडिएटली फॉलो कर लेते हैं। लाइक 9/11 के बाद क्या हुआ था, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो डिफेंसिव होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस चाह रही होती है। तो फिर अगर अमेरिका आपके साथ खड़ा हो जाए तो आपको एक्सेप्टेंस जो है वो डिफेक्टो मिल जाती है। तो 9/11 के टाइम पे मुशर्रफ था, जब यहाँ पर सॉरी इससे पहले जब अफगान वार का हिस्सा बने थे, तो तब यहाँ पे जिया हक की गवर्नमेंट थी। तो ये आपका जो पॉलिटिकल सेटअप होता है वो भी इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, और आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो भी अफेक्ट कर रही होती पकाया देखो। है। नासिर काइंडली अपना जो माइक है ना इसको ऑफ किया करें। अच्छा, फिर आती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो मतलब जो स्टेट का सर्वाइवल है वो तो प्राइमरी फोकस होता है स्टेट का, कि अगर स्टेट है तो ही ये सारी चीजें चलती है ना। तो सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई स्टेट भी कम्प्रोमाइज नहीं करती। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जब बना था हमें उसी वक्त अच्छे खासे थ्रेट्स फेस करना पड़े थे। जो थ्रेट्स थे वो इंडिया की तरफ से थे सर्वाइवल के लिए, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी थ्रेट्स फेस करना पड़े। तो अब जो इशू था वो हमारे सर्वाइवल का था। तो सिक्योरिटी हमने ये देखा कि जो अमेरिकन ब्लॉक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने अमेरिकन ब्लॉक को चूज़ किया। इसलिए चूज़ किया फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज। अभी भी अगर हम देखें तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो उसमें सिक्योरिटी एक मेन फोकस होता है हमारा। देन इकोनॉमिक कंपल्शंस। इकोनॉमिक कंपल्शंस ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके लिए भी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब लाइक अमेरिका की अगर हम बात करें, तो छोटा सा कोई मसला होता है वो सबसे पहले क्या धमकी देते हैं कि हम आपकी इमदाद को बंद कर देंगे। फलस्तीन के मसले पे जब उनका कैपिटल चेंज करता है अमेरिका, उसके चेंज्ड कैपिटल को एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके खिलाफ जब करारदाद आती है जनरल असेंबली के अंदर, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करती है अमेरिका के अगेंस्ट, तो वो ओपनली थ्रेट करते हैं कि खाते अमेरिका के हो और उसके खिलाफ वोट भी देते हो, हम आपको बताएंगे। और उसके बाद सैंक्शन लगना शुरू हो जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज पे, पाकिस्तान को भी फिर वो थ्रेट करती हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं कि हम उन ममालिक के साथ रिलेशंस को फ्रेंडली रखते हैं कि जहाँ से हमें मजबूरी हो। अभी अगर हम बात करें OIC के इजलास की, तो उसमें अगर इंडिया को प्रायोरिटी दी है उन्होंने ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसके अगेंस्ट जब एहतजाज करने लगता है, और पाकिस्तान को जब एक समझने के चेंज ऑफ पॉलिसीज के लिए पाकिस्तान के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि आप जो अरब स्टेट्स हैं उनको आप सपोर्ट ना करें, उनसे आप विड्रॉ करें, और आप इसके एंटी ब्लॉक का हिस्सा बने। ईरान वाला जो ब्लॉक है, ईरान और ये तुर्की वाला जो ब्लॉक था, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट इनिशियली तो डिसाइड करती है OIC के काउंटर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, मलेशिया के साथ मिलकर, ईरान के साथ, तुर्की के साथ। जैसे ही सऊदी इनको थ्रेट करता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट फौरन पीछे हट जाती है, और इमरान खान जो है अपना जो दौरा होता है उसको कैंसिल कर देता है। क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंपल्शंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अब रीज़न क्या थी कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाके कमा रहे होते हैं, तो उनका तो फ्यूचर डिपेंड करता है इसके ऊपर, और वो रेमिटेंसेस हमें वहाँ से भेजते हैं, पैसा कमा के हमें भेजते हैं, तो हमारा बजट पूरा होता है। और अगर वो नहीं भेजेंगे तो पाकिस्तान का बजट तो ऑलरेडी खसारे में है। जिसके अलावा जब भी मुश्किल टाइम आता है वो हमारी इकोनॉमिक हेल्प नहीं करते। तो इकोनॉमिक कंपल्शंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं फॉरेन पॉलिसी को। पब्लिक मूड भी मैटर करता है। इसमें हम मिसाल पेश कर सकते हैं, जब ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात ख़राब हुए थे और पाकिस्तान ने 34 ममालिक की जो इत्तेहादी फौज थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का फैसला किया था, तो अच्छा खासा प्रेशर आया था अदर कम्युनिटी की तरफ, वो कम्युनिटी जो कि ईरान को सपोर्ट करती थी। तो
फिर क्या हुआ था, गवर्नमेंट पहले सऊदीया की तरफ से स्टैंड लेने का सोच रही थी, लेकिन जब अवाम का प्रेशर उन्होंने देखा तो फिर इनको अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ी और ये इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और इनके दरमियान में हम मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। दैन टेक्नोलॉजी, अब दुनिया के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, जो करंट दुनिया की डायमेंशन जा रही है, इसमें टेक्नोलॉजी बड़ा मैटर कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है ये इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होते हैं। पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे ममालिक पे डिपेंड करना पड़ता है। यही वजह है कि हम चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे हम टेक्नोलॉजी को गेन कर सकें। दैन जापान है, अमेरिका है। तो टेक्नोलॉजी भी एक डिटर्मिनेंट है, इंटरनल डिटर्मिनेंट है कि जितनी ज़्यादा किसी के पास होगी उतना ही ज़्यादा उसकी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क होगी, उसकी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। फिर लीडरशिप, आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी। इसमें छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब इनिशियली पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बना था तो उसके बाद जब भुट्टो आता है तो भुट्टो क्योंकि सोशलिस्ट माइंड का बंदा था तो उसने आके सोशल हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया था। ये जो फॉरेन पॉलिसी थी ये अब समझने के बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी उसने अडॉप्ट कर ली थी। लेकिन उसके जाने के बाद अगेन जब वो डिक्टेटरशिप आती है तो वो प्रो अमेरिकन होती है, तो दोबारा से हमारा जो शिफ्ट होता है वो अमेरिका की तरफ हो जाता है। तो ये लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने वाली अल्टीमेटली लीडरशिप ही होती है। तो ये सारे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल की तरफ। इसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं कि आप की लोकेशन कहाँ पर है, वो मैटर करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जिस लोकेशन में मौजूद है, जिसके एक साइड पर इंडिया है और एक साइड पे अफगानिस्तान है, देन चाइना जैसी ग्रेट पावर है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हम तो एक न्यूट्रल स्टेट है, हम किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक टसल चल रही है चाइना की और इंडिया की। या तो आप चाइना के साथ हैं आप इंडिया के साथ हैं। अगर आप दोनों के साथ नहीं है तो फिर आप दोनों ही आपके लिए मसाइल को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आपने उनसे बचना है तो ये ज़रूरी है कि आप किसी एक साइड पे आप जो बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, फिर आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर तो आप अगर आपके कंट्री के अंदर से ऑयल निकलता है जैसा कि सऊदीया के साथ है या जैसे ईरान के पास है गैस निकलती है, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे एक की रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अफेक्ट कर सकते हो, तो फिर आपकी पॉलिसी जो है वो डिपेंडेंट होती है। आपकी जो इसके अलावा रीजनल जो पॉलिटिक्स है वो डिटरमाइन करती है। अब इंडिया जो है वो हमें एक नेचुरली नेबर मिला है, हम ये नहीं कर सकते कि इंडिया को हमसाया जो हम देखते हैं कि इंडिया के साथ हमारे मामला अच्छे नहीं है तो हम ये नेबर चेंज कर लें, कोई और हमसाया इसकी जगह इंस्टॉल कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जब पाकिस्तान बना था तो हमें दोनों साइड से जब थ्रेट फेस करना पड़े तो हमें फ़ौरन अमेरिका के पास जाना पड़ा सिक्योरिटी के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपकी ज्योग्राफी क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी को। अगर हम बात करें अमेरिका की तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट है, तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें डिफेंस के ऊपर मतलब डिफेंस को उनको इशू तो है लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको कंकर नहीं किया जा सकता, उसकी ज्योग्राफी टफ है। कोई मुल्क जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर जाके अटैक करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। सिमिलरली रशिया की अगर हम बात करें तो उसको कंकर करना भी इम्पॉसिबल है। तो इस तरह के जो मालिक होते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जब दुनिया का निज़ाम बाइपोलर था, एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक था एक तरफ रशियन ब्लॉक था, ये जब कोल्ड वार का टाइम था 1945 से लेकर 1990 तक, उसको हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। तो बाइपोलर वर्ल्ड में दो ब्लॉक्स थे, आप किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं, दूसरे जो ब्लॉक्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। हमने हिस्सा लिया अमेरिकन ब्लॉक में तो रशियन ब्लॉक जो था वो हमारे खिलाफ हो गया। उस रशिया ने 1971 में हमारे अगेंस्ट इंडिया को सपोर्ट किया और इसने सिक्योरिटी काउंसिल में वो परमानेंटली उसको सपोर्ट करता रहा। तो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर क्या था, वो हमारी पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा था।
सेकेंडली, अगर अभी हम बात करें तो करंट वर्ड जो है यूनिपोलर वर्ड है करंटली, या नासिर काइंडली अपना माइक ऑफ किया करें ज्वाइन करने के बाद। दुनिया जो है वो यूनिपोलर है, तो अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था जब 9/11 के टाइम पे अमेरिका ने हमको थ्रेट किया कि आप इस टेररिज्म के अगेंस्ट जाएंगे हमारे साथ में, हमारे खिलाफ में, तो फिर पाकिस्तान ने फौरन हामी कर ली कि क्योंकि वो सुपर पावर है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। तो जो ग्लोबल पावर का स्ट्रक्चर है, हाँ अलबत्ता ये होता कि जो करंट वर्ल्ड है ये अगर बाईपोलर या मल्टीपोलर होती तो फिर हम इतनी जल्दी अमेरिकन प्रपोजल को एक्सेप्ट न करते, हम अदर ऑप्शंस को भी फोकस कर रहे होते। फिर टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिज्म जो है ये एक नया फिनोमेना है, लेकिन ये भी हर स्टेट की पॉलिसीज के ऊपर, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। नेबर्स को मैं डिस्कस कर लिया। 5th जनरेशन वार, अब ये वारफेयर का जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको कहते हैं 5th जनरेशन वार। ये वार्स की जनरेशन में 1st जनरेशन वो थी जब तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ लड़ा जाता था। सेकंड में बंदूकें आती हैं, थर्ड में एयरक्राफ्ट आ जाती हैं, 4th जनरेशन के अंदर न्यूक्लियर आ जाते हैं, और जो 5th जनरेशन है अब ये मल्टीपल डायमेंशन में लड़ी जाने वाली बात है। तो पाकिस्तान जो है करंटली ये 5th जनरेशन वार का शिकार है कि इंडिया पाकिस्तान को कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान को ग्लोबली एक टेररिस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इस और पाकिस्तान को मुलायम करने के लिए वो ये फेक मीडिया चैनल्स बनाता है और उसके ज़रिए वो लॉबिंग करता है। तो अब ये क्या है, ये 5th जनरेशन वार है जिसको हम फेस किया है। इसी तरह से वो पश्तूनों को पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब जो नाराज पश्तून या बलोच हैं उनको वो सेपरेशन के लिए उभारने की कोशिश करता है। तो फिर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसको एक मेन फैक्टर काउंट करते हैं और क्या करते हैं, हम लॉबिंग करते हैं इनके अगेंस्ट, सेम जैसे वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम भी अमेरिका में पॉलिटिशियंस के थ्रू लॉबिंग करते हैं। हम भी ऐसे इंडियंस को जो इंडिया से समझने के नाराज हैं उनको वो उनकी सपोर्ट हासिल करते हैं। तो ये 5th जनरेशन वार है, ये भी करंटली हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, हर मुल्क जो 5th जनरेशन वार का शिकार है उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अफेक्ट करती है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की करंट वैसे बेसिकली क्या होती है, ये वो सोसाइटी जिसके अंदर हम लोग रह रहे होते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, तो इसके अंदर वो तमाम इंटरनेशनल स्टेट्स आ जाती हैं और इंटरनेशनल पब्लिक भी आ जाती है। तो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी स्टेट के ऊपर कि अगर बाकी स्टेट्स उसको क्रिटिसाइज करें, बर्मा के अंदर मार्शल लॉ लगता है और पूरी दुनिया उसको कंडेम करती है, तो बर्मा के लोग भी उसके खिलाफ उठना शुरू हो जाते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल से सपोर्ट मिल रही है। तो ग्लोबल जो सोसाइटी होती है आप के स्टेप्स के ऊपर, आपकी पॉलिसीज को वो क्रिटिसाइज करती है। अगर कोई एक स्टेट टेररिज्म को अगर प्रमोट कर रही है तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स उसके साथ कट ऑफ कर देंगे। FATF के थ्रू क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग की मतलब ये प्रमोट, ये पोर्ट्रे किया जाता है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस है। तो फिर FATF के थ्रू एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और पाकिस्तान को स्टेप्स लेना पड़ते हैं कि वो अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करे। तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी के अंदर इंटरनेशनल स्टेट्स भी आ जाती हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल ये जो पब्लिक है, मतलब वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, जो वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ये सारे उसका हिस्सा है। अभी अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के इश्यू पर, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उसको ये बात हम क्लियर करें कि जो कश्मीर है वहाँ पे लोगों के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो जब उनका प्रेशर आएगा उनकी अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर और देन इंडिया के ऊपर, तो इंडिया को इसको मामले को रिजॉल्व करने वाली साइड पे जाना पड़ेगा। और फाइनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी डिपेंड करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी। पॉलिटिकल की बात करें तो यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भी आपकी पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट हो रही होती है कि आप किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक
इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, FATF को तो आप गारंटी दे चुकी। आप अगर इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद करना चाहें तो WTO जो है ये दरमियान में स्टैंड कर जाएगा कि आप यूनिलैटरली ऐसे नहीं कर सकते। आप इंडिया की फ्लाइट्स बंद करना चाहें तो इंटरनेशनल जो एविएशन की अथॉरिटी है वो आपके सामने आ जाएगी, वो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये भी आपकी पॉलिसी पे अच्छी खासी अफेक्ट होती है। तो ये तमाम डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो भी यही है, और अगर आपसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो मेजर डिटर्मिनेंट्स पूछे जाए तो भी यही है। फिर आप इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि हम किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, कि हम नेशनल सिक्योरिटी को पहले रखते हैं। ये हर स्टेट के साथ होता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को बेस बनाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को आपने इंश्योर करना है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या है कि हमने देखा कि इंडिया से हमें थ्रेट है, तो हमने पहले अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनने का सोचा। फिर जब हमने ये देखा कि चाइना के रिलेशंस इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं 1962 में, तो हमने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश किए फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। पीसफुल कोर एग्जिस्टेंस, ये हर स्टेट जो है वो यही पोर्ट्रे करती है। हम यही कहते हैं कि हम पीसफुल कोर एग्जिस्टेंस चाहते हैं। मतलब ये कि हम भी जिए और आप भी जिए, एक जियो और जीने दो की जो पॉलिसी होती है कि हम किसी भी स्टेट के इंटरनल मैटर्स में डिस्टर्बेंसेस नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, और कोई भी स्टेट हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। नॉन अलाइनमेंट, इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो भी कोई इस तरह के मामला होंगे तो हम वहाँ पे नॉन अलाइंड रहेंगे। हम वहाँ पे नॉन अलाइंड होंगे और हम जो है न्यूट्रल बेसिस पे उसमें चलेंगे। अलबत्ता ये कि जो डिजर्विंग पार्टी होगी उसको सपोर्ट भी करेंगे। फिर यूएन का चार्टर, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया में अमन और अमान को कायम किया जाए, स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया में पीस इस्टेब्लिश हो और स्टेट्स के दरमियान अच्छे रिलेशन हैं। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है हम भी उसको फॉलो करेंगे और दुनिया भी उसको फॉलो करेगी। बायलैटरलिज्म, कि हम ये कहते हैं जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन हैं, ये दो तरफा बुनियाद पे होते हैं, कि इसमें बायलैटरलिज्म जो है वो ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। और हम दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब वो लोग जो ये चाहेंगे कि हमें ये हक दिया जाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होती है कि लोगों को हक दिया जाए कि वो खुद से डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। लाइक कश्मीर के लिए हम ये कह रहे हैं कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। तो हम ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये भी है कि मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी को हमें इस्टेब्लिश करना है। भुट्टो टाइम पे ये काफ़ी इसकी कोशिश भी हुई थी। डिसआर्मामेंट का मतलब ये है कि हथियार जो है इनको कम किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि चाहे न्यूक्लियर वेपन है, चाहे ट्रेडिशनल वेपन है, इनकी तादाद कम होनी चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया जाना चाहिए। हमने न्यूक्लियर कम तो बनाया, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया इस बात पर एग्री हो कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करेगा तो हम भी उसके साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करने के लिए तैयार हैं। गुड रिलेशन विद द नेबर्स, नेबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, और नेबर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो आप क्या जो खिता जो है पुराना होगा और आप इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश, हमारी कोशिश रही है कि हमारे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रहें, और ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है। और फाइनली ये कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनके एक्टिव मेंबर हों ताकि दुनिया के जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमारा मेजर रोल रहे। तो ये प्रिंसिपल्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के। फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले कौन लोग होते हैं? अब इसमें सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइका। टॉप पे आप इसको कह रहे हैं ट्राइका क्या है, ट्रायंगल आप इसको कह रहे हैं, या टीम का जो एक ग्रुप है उसको कहा जाता है ट्राइका। जैसे होता है ना जोड़ा, कपल जोड़ा, और एक है ट्राइका, तो जो तीन लोग होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइका। तो ट्राइका में क्या है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की यूनिटी ये स्टेट का हेड है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की यूनिटी एग्जीक्यूटिव का हेड है, और इसके नीचे पे पूरी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए फॉरेन ऑफिस काम करते हैं। और फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
वो इसलिए कि वो सिक्योरिटी का हेड है, स्टेट की सिक्योरिटी को वो देख रहे होते हैं। तो ये तीन लोग जो है ये मिलकर फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, लेकिन तीन लोगों तक ये मामला जो है वो खत्म नहीं हो जाते। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन खुद एक फॉरेन मिनिस्टर भी तो होता है और फिर एक फॉरेन सेक्रेटरी भी होता है। फिर इनके इसके अंदर एम्बेसडर्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के ससुराल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो लोग खुद से सारे मामला को फेस कर रहे होते हैं। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर जितने भी मामला डिसाइड होते हैं वो थ्रू डिस्कशन होते हैं, और ये सब आम जो लर्न लोग वहाँ पे होते हैं, ये इनकी आपस में डिस्कशन होती है, उसके बाद पॉलिसी बनाई जाती है। तो इनकी बात की अच्छी खासी वर्थ होती है। ये नहीं है कि आदमी चीज को प्यार के डिसाइड कर लेगा। तो नीचे उस सारी चीज़ों को मॉनिटर करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है, और इनकी रिपोर्ट्स के ऊपर दैन डिसीजन हो रहे होते हैं। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि हम दुनिया में कहीं भी हमारी एजेंसी होती है तो वहाँ पर आईबी के लोग भी होते हैं, और जो आईबी के लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये जो कैसे, एक तो वो चीज़ होती है जो हम बज़ाहिर दुनिया को दिखा रहे होते हैं, दुनिया हमें दिखा रही होती है, उसके पीछे भी कुछ चल रहा होता है। तो इंटेलिजेंस के इदारे जो है ये यही चीज़ें सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बैक इसके बैक में चल क्या रहा है। तो इनकी रिपोर्ट्स भी मैटर कर रही होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है उसको बनाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा खासा प्रेशर होता है। जब ये सऊदी ईरान वाला इशू हुआ था तो बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रेशर आया था कि पाकिस्तान क्यों सऊदीया से इमदाद ले रहा है और क्यों पाकिस्तान इसमें पार्टी बनने जा रहा है। और वैसे भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर PMLN की जब भी हुकूमत आई है उनके रिलेशन सऊदीया के साथ बहुत अच्छे हुए, और जब भी PTI की पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है उनके ईरान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। उनके फैमिली टर्म्स उनके सऊदीया के साथ हैं, उनके ईरान के साथ हैं। अब जो PTI आई है इन्होंने टर्की के साथ रिलेशन बना लिए। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी यहाँ पे हमारी पीपल पार्टी की हुकूमत है, हमारे सऊदी के साथ रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं, PMLN की हुकूमत आती है तो ईरान के साथ मामला खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये इनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर। फिर प्रेशर ग्रुप्स, स्टेट के अंदर डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। लाइक उलमा का एक ग्रुप है, शिया सुन्नी यहाँ पे ग्रुप्स तो है ना। फिर ट्रेड ग्रुप्स होते हैं कि आप इंडिया के साथ चाहे जितने भी आपके मामला खराब हो, जंग अगर करेंगे तो जो ट्रेडर है उनका कारोबार तबाह हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रुप भी हैं स्टेट के अंदर और वो भी इस पे अफेक्ट करते हैं। दैन पार्लियामेंट, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी इंडिया हमारे बॉर्डर्स पे फोर्स में जाता है, जब भी कोई इस तरह का इंटरनेशनल मामला होता है कि जहाँ पर हमारी स्टेट ने रिएक्ट करना होता है, तो फौरन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, फिर वहाँ पर डिसीजन किया जाता है। तो ये वो तमाम समझने के फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी बनाने में जिनका मेजर रोल होता है। फॉरेन पॉलिसी बनाई कैसे जाती है इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट सा लेक्चर आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है? बेटा जाग रहे हैं ना? क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर थोड़ा सा ना ऐसा मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर। आज हमारा इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा। जी सर। हमारा सिलेबस तकरीबन खत्म हो चुका है। ओके, आगे मूव करते हैं। फेजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी के फेजेस कितने होते हैं, क्या है? पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको हम बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो पहला फेज है वो 1947 से 62 तक है। सेकंड फेज 62 से 1990 तक है। तो जो थर्ड फेज है ये 1990 से ऑनवर्ड्स अब तक चल रहा है। हमारा सेशन एक्सपायर हो गया। दूसरा लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा 5:45 पे। हमारी अगली क्लास शुरू होगी और हम यहाँ फेजेस वाला सिलसिला है उसको देखेंगे।